हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 21 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 21 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की है और इसमें हमने सारे ही क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर के अलावा इसमें हमने यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी इसमें कवर किया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेले हो गए, ओडी ओपी हो गया। तो इस तरह से सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूपी से वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आपको सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, लखनऊ में। अगला है, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी जेनेरिक आधार के मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग कितने जेनेरिक मेडिकल स्टोर हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 150 जेनेरिक मेडिकल स्टोर हैं। अगला है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मुख्य न्यायाधीश जो हैं राजेश बिंदल, उन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अर्जेंटीना ने। अगला है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स का विमोचन किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मिशेल ओबामा के द्वारा लिखित। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 18 दिसंबर को। अगला है, साल 2022 में किस खिलाड़ी पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नीरज चोपड़ा पर। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अगरतला में। अगला है, RBI ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी जो है मालदीव के साथ हस्ताक्षर किए हैं किसने? RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी के BHU के एम्फी थिएटर इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। एम्फी थिएटर मैदान के इंडोर हॉल में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने 2 दिवसीय यानी 16 और 17 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। तो इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था किसने? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु। साथ ही खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। प्रतियोगिता में 5 साल से 30 साल तक आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी के BHU में 2 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री हैं दयाशंकर मिश्र दयालु, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये जो प्रतियोगिता है ये 16 और 17 दिसंबर को आयोजित की गई थी। ठीक है, कैटेगरी अगर आपसे पूछी जाए कि कितने वर्ष के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया तो 5 से लेकर के 30 साल तक के बीच के आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, आयोजित कहाँ पे हुई? वाराणसी के BHU में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उसने अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 लागू किया? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अधिनियम लागू किया है। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसने उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, ठीक है, 2022 लागू किया है। जो सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्य में आग और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करेगा। इस अधिनियम के माध्यम से अग्निशमन और आपात सेवा के उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि अभी
अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 को लागू किया गया। अब यहाँ से ये तो पता है कि ये जो अधिनियम लागू किया गया है इससे क्या होगा, तो इसके माध्यम से अग्निशमन और आपात सेवा की जो उपाय हैं उसको और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। अब हम यहाँ पर मेन बातें देखेंगे कि जो ये अधिनियम लागू किया गया है तो मुख्य बातें इसकी क्या हैं। तो दोस्तों क्या है कि ये जो अधिनियम लागू किया गया है 2022, इसके तहत जो है 2022 के ये जो नियम लागू किया गया है इसके तहत जो अग्निशमन अधिकारी होंगे उनको जलापूर्ति करने की शक्ति दी गई है। जो अग्निशमन के अधिकारी होंगे उनको जल की पूर्ति करने के संबंध में अधिकार दिए गए हैं। क्या अधिकार दिए गए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा जिसके पास जल का स्रोत है तो उसको जल आपूर्ति करना अनिवार्य किया गया है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, यानी कि कहीं भी मान लो अगर कोई आगजनी होती है, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, आग लगती है, तो वहाँ आसपास अगर किसी के पास भी जल की स्रोत है, ठीक है, तो उसको मालिक को, जो उसका मालिक होगा उसे जल आपूर्ति करना होगा। ये इसमें प्रावधान किया गया है कि जल आपूर्ति करना अनिवार्य किया गया है इसके तहत। ठीक है, आग बुझाने के लिए ऐसे जल स्रोत के जो स्वामी होगा और उस पर नियंत्रण अगर रखने वाला जो भी होगा तो उस पर जो है क्या होगा, कार्यवाही की जाएगी। यानी अगर किसी के पास जल स्रोत है, अगर उसके पास जल की उपलब्धता है और उसके बाद भी वो उसकी आपूर्ति नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है कार्यवाही की जाएगी, उसको दंडित किया जाएगा। और दंड के स्वरूप में क्या सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है, तो इसमें सज़ा का प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को 6 माह की सज़ा या 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन सेवा अधिनियम अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 को लागू किया है। ठीक है, इसके तहत प्रावधान यहाँ पर आपने देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास जल का स्रोत है तो उसे जो है जल की आपूर्ति करना अनिवार्य किया गया। अगर वो इसका उल्लंघन करता है इस नियम का, यानी कि जल की आपूर्ति नहीं करता है, तो दंड स्वरूप उसको 6 माह की सज़ा या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लागू किया है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा लेज़र, यहाँ पे क्या होगा, लेज़र ड्रोन शो का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गोरखपुर में। दोस्तों काकोरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में देश के सबसे बड़े लेज़र ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यहाँ 750 ड्रोन आसमान में कलाबाजियों के जरिए संसद भवन, अमर शहीद क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत माता अमृत महोत्सव और G20 के प्रतीक चिन्हों की आकृति उकेरी। यानी जो ड्रोन थे उनके माध्यम से आसमान में इन प्रतीक चिन्हों की आकृति उकेरी गई। 750 ड्रोन ने 1857 से लेकर के 1947 तक देश की आज़ादी की लड़ाई के विभिन्न घटनाक्रमों जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों को सजीव चित्रण किया गया। यानी इनसे संबंधित जो आकृति है वो आसमान में उकेरी गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में देश का सबसे बड़ा लेज़र ड्रोन शो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ इस लेज़र ड्रोन शो में, तो 750 जो ड्रोन हैं उसने आसमान में जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनसे संबंधित जो आकृतियाँ हैं वो उकेरी हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको एक इमेज दिखाएंगे कि ये जो लेज़र ड्रोन शो है किस तरह से आकृति उकेरी गई है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भगत सिंह, इनकी ये आकृति उकेरी गई। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आकृति। तो इसी तरह से सारी आकृतियाँ आसमान में उकेरी गई हैं लेज़र ड्रोन की मदद से। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पर जैसे हमने बताया कि काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर ये लेज़र ड्रोन शो का आयोजन किया गया। तो काकोरी बलिदान दिवस ये कब आयोजित किया गया, तो दोस्तों काकोरी बलिदान जो दिवस है ये 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिए काकोरी बलिदान दिवस कब आयोजित किया गया, तो 15 से 19 दिसंबर के दौरान ये आयोजित किया गया। क्यों आयोजित किया गया, तो जो
आज़ादी की लड़ाई के दौरान काकोरी ट्रेन घटना हुई थी, तो उसी घटना के लिए क्रांतिकारियों की याद में इसको आयोजित किया गया काकोरी बलिदान दिवस को। अब यहाँ पर अगर आपको एक कन्फ्यूज़न है कि काकोरी जो घटना है वो कब हुई थी, ठीक है, काकोरी घटना कब हुई थी, तो दोस्तों जो काकोरी घटना है ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ये बात यहाँ पर याद रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए काकोरी जो घटना है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। लेकिन अभी काकोरी बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है 15 से 19 दिसंबर के बीच, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो याद रखेंगे काकोरी घटना कब हुई, 9 अगस्त 1925 को। दोस्तों काकोरी घटना में क्या है आप सभी लोग जानते होंगे, ट्रेन डकैती थी, ठीक है, जो कि अशफाक उल्ला खान के नेतृत्व में की गई थी। अभी दोस्तों अगर हम बात करें काकोरी घटना से, काकोरी जो इसका नाम पहले क्या था, तो इसका पहले नाम था काकोरी कांड, पहले इसे काकोरी कांड इस घटना को कहा जाता था, लेकिन फिलहाल यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज किया, तो काकोरी कांड से इसका नाम क्या कर दिया गया, तो काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, ये इसका नाम कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि काकोरी कांड का नया नाम जो क्या है, परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया है, तो याद रखेंगे आप यहाँ से काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसका नया नाम कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, काकोरी कांड का ये परिवर्तित नाम है, ठीक। तो याद रखेंगे 15 से 19 दिसंबर के बीच काकोरी बलिदान दिवस का आयोजन किया गया यूपी में, गोरखपुर में, और ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो था, जिसके तहत यहाँ पे ये जो स्वतंत्रता सेनानी है और इससे संबंधित सारी जो प्रतीक चिन्ह है वो उकेरी गई, ठीक। ये यहाँ पर इमेज भी आपने देखी। अगला है, हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, हमारे भारत ने। दोस्तों भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीता। नेत्रहीनों के तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो ये आप 2023 का भी याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि अभी जो है जो नेत्रहीनों का T20 विश्व कप था उसे किसने जीता, तो ये जीता है इंडिया ने, और भारत ने लगातार 3 T20 विश्व कप जीत लिए हैं, ठीक। अगला कहाँ पे होगा, तो अगला 2023 में आयोजित होगा, और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो पाकिस्तान में ये आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में चाहत अरोड़ा ने महिलाओं की कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 50 मीटर। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों तैराकी में जो भारतीय तैराक हैं चाहत अरोड़ा, इन्होंने 17 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 25 मीटर शॉर्ट कोर्स पूल में 32.91 सेकंड में शीर्ष स्थान हासिल किया, और सितंबर 2022 में नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 में बनाए गए 32.94 सेकंड के अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम पे था, तो इन्हीं के नाम पे था। 32.94 सेकंड के समय में उन्होंने 50 मीटर की जो ब्रेस्ट स्ट्रोक था इसमें रिकॉर्ड बनाया था सितंबर 2022 में। फिलहाल इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है, और अभी इन्होंने ये जो 50 मीटर की ये ब्रेस्ट स्ट्रोक था ये कितने समय में पार किया है, तो ये इन्होंने कितने में 32.91 सेकंड में पार किया। दोस्तों चाहत अरोड़ा से संबंधित एक क्वेश्चन हमने आपको कल या परसों कराया था कि जो चाहत अरोड़ा हैं इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो वो भी आप याद रखेंगे कि 100 मीटर महिलाओं की ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया, तो वो भी चाहत अरोड़ा ने ही बनाया, और अभी जो है इन्होंने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ठीक। तो दोनों ही इन्हीं के नाम पर हैं, वो भी आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु ने। दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
ये परियोजना उन लोगों को लाभान्वित करेगी जो पुस्तकालयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विकलांग व्यक्ति हो गए, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए या अस्पताल में भर्ती मरीज। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक इन लोगों को पुस्तकालयों से किताबें देंगे। कार्यक्रम के शुरुआती चरण में 31 जिला पुस्तकालयों सहित 2500 पुस्तकालयों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसके तहत किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो कि पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जैसे कि कौन से लोग ऐसे होते हैं, विकलांग हो गए, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हैं, अस्पताल में भर्ती मरीज हैं। तो इन सभी व्यक्तियों को सीधे जो पुस्तकें हैं वो प्रदान की जाएंगी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम के तहत। ठीक, तो याद रखेंगे कि सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला है, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, तीसरे स्थान पर। दोस्तों वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में जो भारत है ये विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान पर थी और सुधर करके 2020 में ये तीसरे स्थान पर आ गई है। 2010 में देश में 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए गए थे, जो कि 2020 में बढ़कर के 1,49,213 हो गए हैं। अब अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में सबसे ज़्यादा किस देश में वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए गए, यानी टॉप पर कौन सा देश रहा, तो चीन जो है ये शीर्ष पर रहा। सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में दुनिया का नेतृत्व करता है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तो यहाँ से आपको याद रखेंगे कि वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है चीन। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। तो याद रखेंगे यहाँ से। अगला है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, INS वागीर। दोस्तों परियोजना 75 की 5वीं जो पनडुब्बी है INS वागीर, ये कलवारी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन शैली की पनडुब्बियों में से 5वीं है, जिसका निर्माण पूर्ण स्वदेशी रूप से किया गया। इसका 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे आप, INS वागीर ये 5वीं पनडुब्बी है जो कि इंडियन नेवी में शामिल की गई। दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि INS वागीर जैसे नाम दिया जाएगा ये क्या है। ठीक है, युद्धक विमान है या टैंक है या मिसाइल है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि क्या है, ये एक पनडुब्बी है। ठीक, इसी तरह से और भी जैसे होते हैं तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी इसे जो है इंडियन नेवी में शामिल किया गया। INS वागीर नाम याद रखेंगे क्या है, ये एक पनडुब्बी है। अगला है, सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 20 दिसंबर को। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल सुरक्षित और समृद्ध भारत के प्रति समर्पण के साथ 20 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा। सशस्त्र सीमा बल या SSB, इसका फुल फॉर्म यही है, SSB सशस्त्र सीमा बल। ये एक भारतीय सीमा सुरक्षा संगठन है जो नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं पर गश्त करता है। ये 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और 6 और गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो SSB है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक, तो याद रखेंगे 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, करीम बेंजेमा ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं और रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा अपने 35वें जन्मदिन पर की है। बेंजेमा 2014 फीफा विश्व कप में फ्रांस की ओर से टॉप स्कोरर रहे थे। चोट के कारण वह 2022 फीफा विश्व कप में भाग नहीं ले पाए थे। करीम बेंजेमा को पेरिस में पुरुषों का बैलन डी ओर 2022 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ से याद रखेंगे
कि करीम बेंजेमा ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फुटबॉलर हैं। ये किस देश के फुटबॉलर हैं, तो फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि करीम बेंजेमा ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फुटबॉलर हैं। और कई बार पूछें कि वो किस देश से संबंधित है, तो ये फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं। तो दोस्तों ये थे 21 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट था, लद्दाख। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।